हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो इस सेशन में मैं आपके लिए जो महा ट्रांसको के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, तो सिलेक्शन सीरीज, तो उसी का मैं पार्ट नंबर 8 लेके आया हूँ। तो इसीलिए इस सेशन में मैं आपको कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने इस सेशन के जो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे रहेंगे तो उसको भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम का ही एक न्यूमेरिकल एमसीक्यूज टाइप का एक सेशन दिया था, नेटवर्क थ्योरी दिया था, पावर सिस्टम भी आपको दिया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने आपको 2 सेशन दिए हुए हैं, एंड लॉजिकल रीजनिंग का भी मैंने एक सेशन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने आपको मेजरमेंट का, आपके पास इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बेसिकली नॉट एम ई, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का आपको मैंने एक एमसीक्यू सीरीज और एक आपको थ्योरी सेशन दिया है, मतलब दो टोटल 2 सेशन मैंने आपको दिए हैं। तो जिन्होंने भी ये प्रीवियस सेशन नहीं देखे रहेंगे तो काइंडली गो थ्रू इट, सो दैट ये भी आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि भाई पढ़ा कौन रहा है, राइट। तो दिस इज़ माय नेम, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट है वो जानते हैं, बट जो नहीं जानते उनके लिए ये सेशन है। तो आई एम इंजीनियर, सॉरी ये इंट्रोडक्शन है। आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है, 18, 19 एंड 20। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। और ये तो हुआ सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। And apart from this, I am a gold educator as well as the silver educator in one of the ETech company of the Bangalore. ओके। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, और साथ ही साथ मैं अगर बता दूँ तो मेरा एजुकेशन हुआ है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, राइट। तो ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आगे जाते हैं, जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। एंड उससे इम्पोर्टेंट कि आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन HVDC सेक्शन, ओके। तो लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट पीपीटी बेसिकली। तो देखो इस स्लाइड में मैंने क्या लिया है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली आपके रिव्यूज लिए है। जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने देखा कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ मेरे जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि हर एक कमेंट में उन्होंने यही बोला कि सर सीरीज को प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा, इस सीरीज को कभी बंद मत कर दे देना टिल द एग्जाम एटलीस्ट, सो दैट हमारा प्रिपरेशन ऐसा ही चलता रहे, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ये सभी कमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका ये सीरीज कभी भी स्टॉप नहीं होगा, राइट। अगर एक आध दिन अगर मेरे वीडियो नहीं आते तो समझ लेना उस दिन मेरा कोई ऑफिशियल काम हो सकता है, तो इसके वजह से मैं सेशन को शायद से आपके लिए रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। बट मैं मेरी तरीके से पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हर दिन एक नया एक वीडियो देता रहूँ, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो इतना अच्छा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसीलिए मैं भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। तो ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं इस सेशन में कंट्रोल सिस्टम का एक टॉपिक रिवाइज कर देने वाला हूँ, तो और वो टॉपिक है आपके पास बेटा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ओके। कौन सा है आपका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो इस चैप्टर को ही मैं सबसे पहले समझा देता हूँ कि देखो टाइम तो आपको पता ही है, बट व्हाट इज मीन बाय द रिस्पॉन्स इन अ कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज अवर सिस्टम, या हमारे पास का एक क्या है आपके पास, सपोज दिस इज अवर सिस्टम। और इस सिस्टम को अगर आप कोई एक इनपुट देते हो तो ऑब्वियसली ये सिस्टम आपको क्या देगी, ये सिस्टम आपको बेसिकली आउटपुट देगी। तो इसी आउटपुट को अगर आप टाइम के साथ साथ अगर देखोगे कि भाई मतलब इसका आउटपुट कैसे वैरी कर रहा है, तो उसी को ही आप क्या बोलते हो पता है, इसी आउटपुट को ही अगर आप क्या बोलते हो, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। मतलब आउटपुट, रिस्पॉन्स मतलब होता है सिंपली आपके पास आउटपुट, रिस्पॉन्स कुछ नहीं होता बेटा। रिस्पॉन्स मतलब सिंपली आपके पास आउटपुट होता है, और आउटपुट को आप टाइम के साथ साथ किस तरीके से देखते हो उसका ही एनालिसिस इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, राइट। अगर आप इसका बेसिक सा अगर आप यहाँ पर देख लेते हो भाई डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज एनालिसिस ऑन अ टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ने कितना टाइम लिया है उसका एनालिसिस है, ऑफ द सिस्टम टू रीच
स्टेडी स्टेट वैल्यू व्हेन सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इनपुट। जब आपके पास इनपुट प्रेजेंट रहेगा तो इस आउटपुट ने स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच करने के लिए किस तरीके से टाइम लिया हुआ है उसका ही एनालिसिस, मतलब क्या होता है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, राइट। अगेन एक बार समझा देता हूँ ये डेफिनेशन। इस सिस्टम ने इनपुट प्रेजेंट होने पर आउटपुट स्टेडी स्टेट पहुंचने तक किस तरीके से टाइम लिया है, और उसी टाइम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। गेटिंग? ओके। ये डेफिनेशन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रखी है। बट अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखोगे ना, तो बेसिकली बेटा इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नथिंग बट अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करूँ आपके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस की, तो ये आपके पास नेचर ऑफ रिस्पॉन्स पर डिपेंड होता है एंड व्हेन सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इनपुट। ओके। तो ये टर्म याद रखना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट इज रिलेटेड विथ नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है जब आपके पास इनपुट प्रेजेंट होता है, इससे रिलेटेड होता है, तो दैट इज नथिंग बट टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, सॉरी ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपके पास स्टेडी स्टेट एनालिसिस। अब ये कब हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज रिलेटेड विथ एस्टिमेशन ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड, द स्टेडी स्टेट एरर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब जब हमें एस्टिमेशन निकालना है, एस्टिमेशन निकालना है सर, किसका, स्टेडी स्टेट एरर किसके बीच में, इनपुट एंड आउट के बीच में, तब हम कौन से वाले रिस्पॉन्स का यूज़ कर लेते हैं, तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस का बेसिकली हम यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको बताने की कोशिश करूँगा ना, तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके पास किसी भी सिस्टम के रिस्पॉन्स का, कुछ इसी तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या रहता है बेटा, तो दिस इज योर बेसिकली आपने के क्या इनपुट दिया है, राइट, दिस इज योर इनपुट, और ये जो चीज़ है, इसको आप बोलते हो आउटपुट, राइट। मतलब ये आपने इनपुट दिया है कुछ इस तरीके से, और उसी इनपुट को फॉलो करने के लिए देखो आपका आउटपुट ट्राई कर रहा है, आउटपुट उसी को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, राइट। मतलब ये इनपुट दिया और वैसे आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, इनपुट एंड आउटपुट में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये जो है ना बेसिकली ये अंतर है, मतलब डिफरेंस है, राइट। तो जब आपके पास स्टार्टिंग का रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिस्टम का, तो उस केस में इनपुट एंड आउटपुट में बहुत ज़्यादा तफावत होती है, फिर हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा सारा डिफरेंस होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा है, यहाँ पर भी कितना ज़्यादा है। तो इस केस में अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह आपका आउटपुट लगभग आपके इनपुट के बराबर होने लगता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि आपका आउटपुट एंड इनपुट लगभग बराबर होने लगते हैं, तो उस वाले रिस्पॉन्स को या फिर उस वाले टाइम स्टेट के केस में हम, सॉरी, उस वाले रिस्पॉन्स को हम बेटा बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या फिर बोलेंगे हम स्टेडी स्टेट पार्ट। गेटिंग? मतलब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे सर टोटल रिस्पॉन्स देखना है किसी भी सिस्टम का, टोटल रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का अगर आप बोलो, तो बेटा वो दो का एडिशन होता है, किसका एडिशन होता है, दो का। मतलब पहला रहेगा आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट एंड जो दूसरा आपके पास पार्ट होता है स्टेट का, वो होता है बेटा आपके पास स्टेडी स्टेट। क्या होता है, स्टेडी स्टेट। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये दोनों चीज़ें हम कैसे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे कि सर ट्रांजिएंट स्टेट हम टाइम के हिसाब से कहाँ तक बोले और स्टेडी स्टेट कहाँ तक बोले। तो ये बेसिकली आप अगर देखो तो मैं बोलता हूँ कि ये 5 टाइम कांस्टेंट तक आप बोल सकते हो, या तो 4 टाइम कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है 5 या तो 4 टाइम कांस्टेंट लेना, मतलब कितना लेते हो, राइट। तो अप टू 5 टाइम कांस्टेंट तक आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट माना जाता है, अप टू आफ्टर द 5 टाइम कांस्टेंट हम ये बोलते हैं कि ये स्टेडी स्टेट होती है किसी भी सिस्टम की। ओके। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट बेसिकली वो टाइम होता है जहां पर सिस्टम लगभग आपके आउटपुट का कितना परसेंट रीच कर लेती है, लगभग 63.2% आपका रीच कर लेती है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, राइट।
टाउ या तो कैपिटल टी से हम इसे दिखाते हैं, राइट। तो याद रखना टाउ इज नथिंग बट योर टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट हम इस तरीके के सिस्टम में क्या बोल सकते हैं कि सर 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू पर होता है आपके पास टाइम कांस्टेंट, या तो आप कैपिटल टी से दिखाओ या तो टाउ से दिखाया जाता है, ये होता है टाइम कांस्टेंट। गेटिंग? ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, जो काम की चीज़ें उसे हम देखेंगे। तो लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट आपके पास पीपीटी में क्या है, राइट। तो अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो स्टैंड आप टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ही बता दूँ, अगर आप इस सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले हो भाई, तो इस सिस्टम के लिए आपको पता है ना कि आपने इनपुट कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है, इनपुट कांस्टेंट रखा है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कितने तरीके के इस सिस्टम को हम इनपुट दे सकते हैं। यस, इनपुट अगर आपको पता रहेगा तभी जाकर तो आप आउटपुट का रिस्पांस देख सकते हो। तो आपको पहला आइडिया क्या होना चाहिए कि भाई बताओ इस सिस्टम के लिए कितने तरीके के या फिर कितने टाइप के आप इनपुट दे सकते हो। यस, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ यहाँ पर पीपीटी में रखी हुई कि कौन कौन से हम स्टैंडर्ड्स टेस्ट सिग्नल या फिर हम बोलेंगे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल आपके पास होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल होते हैं। तो पहला होता है आपके पास सडन इनपुट अगर आप देते हो, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर बेसिकली, यस, सडन इनपुट अगर बेटा आप देते हो तो सडन इनपुट को ही हम बोलते हैं स्टेप इनपुट, और स्टेप इनपुट को हम मैथमेटिकली दिखाते हैं यू ऑफ टी से, राइट। और इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे बेटा तो ये होगा 1/s। ओके, 1/s। वैसे आप अगर वेलोसिटी टाइप का इनपुट देते हो तो वेलोसिटी टाइप के ही इनपुट को हम क्या बोलते हैं, रैंप इनपुट। और रैंप इनपुट इनपुट को दिखाएंगे हम किससे, आर ऑफ टी से, राइट, आर ऑफ टी से। और अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ये क्या आ जाएगा 1/s²। गेटिंग? 1/s²। ओके, और अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप नेक्स्ट इनपुट लेते हो जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से रहेगा, सपोज वो रहेगा आपके पास एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इनपुट, जो कि हमारे पास पैराबोलिक इनपुट होता है। तो इससे हम किससे डिनोट कर लेते हैं पैराबोलिक को, वही ऑब्वियस से हम बोलेंगे सर पी ऑफ टी से हम डिनोट कर लेते हैं। इसका अगर हम क्या ले लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले बेटा, तो ये होता है 1/s³। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि यूनिट स्टेप का आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, वेलोसिटी टाइप मतलब रैंप का 1/s², एक्सेलरेशन का क्या रहेगा आपके पास 1/s³, राइट। और ये जो तीनों के तीनों जो सिग्नल होते हैं बेटा, ये तीनों के तीनों सिग्नल मतलब स्टेप बोलो, रैंप बोलो या तो पैराबोलिक बोलो, ये बेसिकली हम किस लिए यूज कर लेते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जो कि हम पढ़ रहे हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब हमारे लिए ये तीन ही इनपुट काम किए। कौन कौन से, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। और स्टेप का दूसरा नाम याद रखना, स्टेप को हम बोलते हैं सडन इनपुट, रैंप का ही दूसरा नाम याद रखना वेलोसिटी टाइप ऑफ इनपुट, पैराबोलिक को ही बोलते हैं हम एक्सेलरेशन टाइप ऑफ इनपुट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो और एक हमारे पास इनपुट होता है जिसे हम बोलते हैं भाई सडन शॉक। सडन शॉक मतलब सडनली कोई इनपुट दिया जाता है और वो होता है हमारे पास इम्पल्स सिग्नल। किस तरीके का सिग्नल होता है वो, या फिर हम बोलेंगे किस तरीके का इनपुट होता है, इम्पल्स सिग्नल, या फिर हम बोलेंगे इसको इम्पल्स इनपुट। तो ये डेल्टा ऑफ टी से दिखाया जाता है कुछ इस तरीके से। इसका अगर बेटा आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये होता है सिंपली 1। और ये इस तरीके का अगर आप देखोगे ना, आपके पास इस तरीके का आपके पास इनपुट कब हम यूज कर लेते हैं, जब हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस करना होता है। मतलब सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये हम किससे चेक कर सकते हैं, उस सिस्टम को अगर हम सडनली कोई एक इम्पल्स सिग्नल दे दें तो हम उस सिस्टम की स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो याद रखना सडन शॉक इनपुट हम कहाँ पर यूज कर लेते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। बट आपके पास स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक बेसिकली हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए यूज कर लेते हैं। बराबर ये चीज समझ में आई? ओके, तो इसी चीज को थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। जो हमने पहला इनपुट देखा स्टेप इनपुट, तो बेसिकली दिस इज योर स्टेप इनपुट। स्टेप आपके पास क्या रहेगा भाई, इनपुट होगा। तो इसमें कुछ नहीं होता, एट टी इज इक्वल टू सपोज एट टी इज इक्वल टू ये 0 है ना, तो यहाँ पर सडन आपके पास इनपुट प्रोवाइड किया जाता है।
समझ में आया? तो पहले 0 था सपोज, और उसके बाद फिर से उसका मैग्नीट्यूड 1। तो सडनली आपने t इज इक्वल टू 0 पर आपने इनपुट 0 से लेके 1 तक दिया है, तो इसको बोला जाता है स्टेप इनपुट। अब आपने कितने का स्टेप लिया? देखो आपने लिया है सर 1 मैग्नीट्यूड का, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिट स्टेप इनपुट, राइट। आप 2 का भी स्टेप ले सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, 2 स्टेप इनपुट। अब आपने कितना का स्टेप लिया है, 1 मैग्नीट्यूड का स्टेप लिया था, इसलिए हमने क्या बोला इसको, यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये पहला वाला जो आपके पास इनपुट है वो है आपके पास स्टेप इनपुट। तो ये वाला इनपुट है यहाँ पर, दिस वन इज ओवर हियर स्टेप इनपुट। गेटिंग? ओके। तो आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ये आपके पास यूनिट स्टेप समझ में आया। देन कौन सा था, रैम्प सिग्नल। तो रैम्प सिग्नल कुछ इस तरीके से लीनियर इनपुट भी होता है, इस चीज़ से हम बोलते हैं। तो t इज इक्वल टू 0, तो ये सडन है आपके पास, इस तरीके से इंक्रीज होगा। ओके, सडन 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 मतलब कैसे, सॉरी ग्रेजुअली हम बोलेंगे, नॉट अ सडन। ये लीनियरली इंक्रीज होगा या फिर हम बोलेंगे ग्रेजुअली। तो ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसे ही हम बोलते हैं भाई रैंप इनपुट। ओके, रैंप इनपुट। तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी, इस तरीके से आपके पास ये सिग्नल देखने को मिलेगा। कब? जब आप t ग्रेटर देन 0 या तो बराबर करोगे तब। यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। इल्स आपके पास ये क्या होगा सर, 0 आपके पास अदरवाइज होगा। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम अगर पता होगा तो आप ये देख सकते हो। ओके, ये आपके पास अदरवाइज होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अदरवाइज कब बोलेंगे, t इज नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन। ओके, तो ये हो गया आपके पास रैंप फंक्शन। ओके, तो अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो ये स्टेप तो हो गया आपके पास कंप्लीट, स्टेप इनपुट, और ये आपके पास रैंप इनपुट। तो नेक्स्ट अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो वो कौन सा है आपके पास, पैराबोलिक इनपुट। वो सिग्नल के हिसाब से अगर मैं बता दूँ तो कैसे है, देखो यहाँ पर टाइम एक्सिस है और यहाँ पर आपके पास एक मैग्नीट्यूड एक्सिस है। तो दिस सिग्नल इज गोइंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपके पास इंक्रीज होने लगता है। गेटिंग? ये कुछ इस तरीके से आपके पास इंक्रीज होता है। तो इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक इनपुट। और ये कंप्लीट नॉर्मली दिखाया जाता है पी ऑफ टी से। ओके, पी ऑफ टी से आप इसको दिखा सकते हो। और इसको अगर मैं दिखा दूँ तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर रहेगा कब, जब t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, लेस देन इक्वल टू 0 बोलो, ये भी आप ऐसे बोल सकते हो, लेस देन, नॉट बराबर, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कैसा हुआ आपके पास, पैराबोलिक इनपुट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, रैंप टाइप ऑफ इनपुट। और ये इंपॉर्टेंट था, सडन शॉक इनपुट कुछ इस तरीके से होता है। तो एट t इज इक्वल टू 0 पर ये सडनली आपके पास बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड देने लगता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसकी हाइट होती है इन्फानाइट, बट अगर आप इसका एरिया देखोगे तो वो होता है 1। याद रखना, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब आप ना इस तरीके से सिग्नल देखते हो बेटा, कौन सा, इम्पल्स फंक्शन, तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखी होती है 1, तो समझ लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। नहीं, एक्चुअल में अगर देखोगे ना तो ये जो 1 लिखा होता है ये क्या होता है, ये आपका इस सिग्नल का एरिया होता है। बट इसकी हाइट कितनी होती है, तो इसकी हाइट होती है इन्फानाइट तक। तो हम ऐसा दिखा नहीं सकते, इसीलिए इसका एरो दिखा सकते भाई इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, दैट इज इन्फानाइट, राइट। तो याद रखना, इम्पल्स यूनिट फंक्शन में उसकी हाइट कितनी होती है, हाइट या फिर हम बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड होता है भाई इन्फानाइट, बट उसका जो एरिया होता है वो होता है आपके पास 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये उम्मीद करता हूँ यह आपको सिग्नल भी आपको एक्सप्रेशन के हिसाब से समझ में आ गए होंगे। बट अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता दूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, एंड दैट पॉइंट इज दिस वन, कि वो मैंने लिखा है एक नोट पॉइंट। यहाँ पर देखना कि ध्यान से सुनो, कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सिस्टम, ऊपर ध्यान देना बस, देन मैं इसके बाद आपको चीज़ समझा देता हूँ। ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का क्या रहेगा भाई, यहाँ पर आउटपुट कब, जब आप इसको कैसा दोगे, इनपुट दोगे। अब अगर मुझे ये जो आउटपुट है, मतलब बेसिकली क्या, ये जो रिस्पॉन्स है इसका टाइम के साथ साथ अगर एनालिसिस करना है, क्या करना है, टाइम के साथ साथ अगर एनालिसिस करना है, मुझे बताओ इसका, अगर मुझे एनालिसिस करना है तो हमारे लिए ये रिस्पॉन्स बेसिकली कैसा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे सर, बेसिकली ये थोड़ा सा कांस्टेंट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा कांस्टेंट होना चाहिए। अब मुझे बताओ,
अगर आउटपुट आपको थोड़ा सा कांस्टेंट कांस्टेंट इन द सेंस थोड़ा सा स्टेडी अगर आउटपुट चाहिए, तो आपका इनपुट भी थोड़ा सा स्टेडी ही चाहिए ना। यस, मतलब ऐसी चीज़ समझ लो कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ा स्टडी करना है तो वो वेरिएबल चीज़ रहेगी तो आप स्टडी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, राइट। तो अगर आपके पास आउटपुट जो है, अगर आपके पास आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तब जाकर आप इसका टाइम एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बट ये तो इसके लिए क्या लगेगा, इनपुट आपके पास कांस्टेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? गेटिंग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर इनपुट कांस्टेंट रहेगा तभी जाकर आउटपुट कांस्टेंट हो सकता है, और आउटपुट कांस्टेंट रहेगा तभी जाकर हम उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स जो रहेगा उसका एनालिसिस कर सकते हैं टाइम के साथ साथ। गेटिंग? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे कि जो हमारे पास इनपुट थे, जो हमारे पास इनपुट थे, और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में तो हम ये तीनों ही इनपुट यूज़ कर लेते हैं, सडन इनपुट मतलब स्टेप, रैंप एंड आपके पास पैराबोलिक। तो इसमें ये जो आपके पास यूनिट स्टेप इनपुट होता है, बेसिकली यही कांस्टेंट है कि नहीं है, राइट? यही टाइम के साथ कांस्टेंट है कि नहीं है? बट रैंप फंक्शन आपके पास कांस्टेंट नहीं है, राइट, नॉट ए कांस्टेंट। ये भी आपके पास कांस्टेंट आप बोलोगे सर कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब हम टाइम रिस्पांस एनालिसिस में भले ही ये दो तीन सिग्नल हम यूज़ कर लेते हैं, बट जिसमें हम अगर स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें हम बेसिकली रिस्पांस को स्टडी करना चाहते हैं टाइम के साथ साथ, तो अगर यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा तो हम उसका स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अब इसको ये मत समझ लेना कि सर टाइम रिस्पांस एनालिसिस क्या हम बस इसके लिए ही कर सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए भी आप कर सकते हो। रैंप इनपुट देने पर भी आप आउटपुट का स्टडी कर सकते हो, पैराबोलिक इनपुट देने पर भी आप आउटपुट का स्टडी कर सकते हो। बट दैट स्टडी इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यहाँ पर अगर इनपुट ही स्टेबल नहीं रहेगा तो भाई आउटपुट किस तरह आप क्या मतलब उससे एक्सेप्ट करोगे कि भाई आउटपुट भी स्टेबल हो? नहीं हो सकता ना। तो वो हमेशा वैरी होता रहेगा, तो इसलिए आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टडी अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम ज़्यादातर इसको प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, to evaluate the transient state and to define the transient specification, magnitude of the input signal should not be changed with the time, hence step signal is used. Okay, इनपुट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए अगर स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे पास एक ही है, तो वो है स्टेप सिग्नल, इसीलिए हम इस केस में स्टेप सिग्नल ही यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट। हो सकता है एग्जाम में तो ना आए, बट आपको एज एन इंजीनियर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम नॉर्मली टाइम रिस्पांस एनालिसिस में यूनिट स्टेप सिग्नल क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका इनपुट कांस्टेंट हो जाता है तो हम स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं आउटपुट में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी स्लाइड में जितना मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया। रिपीट कर देता हूँ, ये तीन इनपुट हम टाइम रिस्पॉन्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो हम स्टेबिलिटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई और उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी बताया, राइट। लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड क्या है। देखो, अगर आप सिस्टम का स्टडी कर रहे हो ना, रिस्पॉन्स का अगर आपको स्टडी करना है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का स्टडी करना है, तो दो तीन चीज़ें होती हैं, दो ही बेसिकली चीज़ें होती है, उसको आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। दैट इज़ नथिंग बट योर टाइप ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का टाइप क्या रहता है। ओके, तो टाइप को समझने से पहले मैं इसके तो कुछ डेफिनेशन समझा देता हूँ, देन मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नहीं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या है। बेसिकली टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है, आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या होता है पता है आपके पास? उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने न ओपन लूप, बेसिकली ओपन लूप के पोल्स ओरिजिन पर कितने ये आप देखते हो, उस ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स आपके ओरिजिन पर लाई कर रहे हैं वही आप देखते हो, आगे मैं समझाऊंगा। ओके, और आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है, ओके, टाइप ऑफ सिस्टम किस लिए हम बेसिकली देखते हैं, ताकि हम वहाँ पर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स को देख पाए, क्योंकि स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। ये मैं आगे बताऊंगा जब हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करेंगे तब। अब हम तो ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं ना, राइट। तो देखो, ये चीज़ आपको शायद ही ना समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि टाइप है क्या बेसिकली। मुझे बताओ, अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ जी ऑफ एस, तो सपोज उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा भाई, न्यूमरेटर होगा और उसका कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? यस, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ओके, अब सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसका आपके पास गेन है के, एंड इन ब्रैकेट में यहाँ पर ध्यान से देना, मैं टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। सपोज 1 + t
ए इंटू एस, एंड यहाँ पर रहेगा सपोज 1 प्लस टी बी इंटू एस डिवाइडेड बाय सपोज आपके पास यहाँ पर रहेगा यस रेस टू पी। एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ले रहा हूँ इन ब्रैकेट 1 प्लस सपोज टी वन इंटू एस इंटू सपोज 1 प्लस टी टू इंटू एस, और ये न्यूमरेटर का भी सिलसिला जारी रहेगा सपोज, और ये डिनोमिनेटर का भी सिलसिला जारी रहेगा। तो टाइप है क्या? तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोज दिस इज माय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये मेरा कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें आप पोल कैसे देखोगे? तो मुझे बताओ ये किस तरीके का फॉर्म है आपके पास? तो दिस इज बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट, इसको आप बोलते हो टाइम कांस्टेंट। ओके, याद रखना टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब कुछ इस तरीके से 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग नहीं बोल सकते आप, 1 इंटू 1 प्लस सम टी इंटू यस, इस फॉर्म में आपके पास ये फॉर्म होता है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से मतलब 1 प्लस समथिंग इंटू यस, इस फॉर्म को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, क्यों? क्योंकि यस के आगे जो टर्म होती है ना, एस के आगे जो टर्म होती है बेसिकली ये टाइम कांस्टेंट होता है, सीधा सीधा ये टाइम कांस्टेंट आपको देता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। ओके, अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये टर्म है क्या? तो ये बेसिकली टर्म क्या है पता है? तो ये आपके पास जीरो, सॉरी आप क्या बोलोगे, पोल्स नॉट जीरो, ये आपके पास पोल्स एट ओरिजिन, ओरिजिन पर आपके पास कितने जीरोज होते हैं ये आपको दिखाता है। ओके, ध्यान देना अभी। अब हम क्या बोलेंगे सर, ये कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे सर ओरिजिन पर कितने जीरो है? तो आप क्या बोलोगे, जब सर p इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो s रेस टू जीरो और s रेस टू जीरो मतलब समथिंग रेस टू कितना रहेगा आपके पास, जीरो रेस टू वन। तो ये पूरा आपके पास ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास ये टर्म आपके पास हो जाएगी सर वन, और वन मतलब यहाँ पर कोई भी पोल नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे दिस इज योर टाइप टाइप जीरो सिस्टम। ओके, दिस इज योर टाइप जीरो सिस्टम। नहीं समझ में आया? अरे नेक्स्ट टाइम अब समझ में आ जाएगा। सपोज p इज इक्वल टू वन रहेगा, तो p इज इक्वल टू वन मतलब यहाँ पर वन ही रहेगा, और यस इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ से आपके पास यस इज इक्वल टू जीरो पर एक पोल लाई करेगा ना। यस, इतना तो समझ में आना चाहिए भाई, अगर आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हो। यस, तो p इज इक्वल टू वन होगा, तो यहाँ पर आपके पास हम बोल सकते हैं कि सर दिस इज योर टाइप वन सिस्टम। ओके, ये क्या रहेगा आपके पास, टाइप वन सिस्टम। और सपोज मैं p इज इक्वल टू टू बोलता हूँ, तो इस समय आपके पास हम क्या बोल सकते हैं बताओ, ये रहेगा हमारे पास टाइप टू सिस्टम। ओके, टाइप टू सिस्टम। वैसे अगर मैं बताऊँ कि सपोज p इज इक्वल टू n रहेगा, तो क्या ना इसे दिस इज माई टाइप n सिस्टम, टाइप n सिस्टम। चलो नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, थोड़ा ध्यान देना कि एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में नहीं। सपोज मेरे पास कोई एक g इंटू एच ऑफ एस, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है सपोज, और इसमें s प्लस वन ऐसा है, और यहाँ पर है सपोज आपके पास s प्लस टू, और यहाँ पर है s प्लस सपोज थ्री। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ट्रांसफर फंक्शन को आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये मुझे बताओ वन प्लस समथिंग वाले फॉर्म में है क्या? नहीं, तो हम इसको सबसे पहले क्या पर लाएंगे, या आपके टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। तो इसको न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं हम, क्या ना इससे वन प्लस यस डिवाइडेड बाय, आप ध्यान से देखना, अगर मुझे यहाँ से टू कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई टू, ऐसा होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से अगर मैं थ्री कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस यस डिवाइडेड बाई थ्री, होगा कि नहीं होगा? राइट। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या नहीं, 1 प्लस यस, और ये कितना होगा देखो, 3 इंटू टू, दिस इज द 6, और ये क्या होगा 1 प्लस 0.5 इंटू एस। यस, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस 0.333 इंटू यस। ओके, अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये वन बाई ये वन, यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 1/6 इन ब्रैकेट 1 प्लस यस
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 इंटू यस, ये एक फॉर्म होगा, और यहाँ पर 1 प्लस 0.333 एस, ये एक फॉर्म होगा। गेटिंग? अब ये हुआ, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये है क्या, तो दिस इज बेसिकली आवर गेन और नॉट, तो दिस इज योर के और नॉट। यस, तो इसी के को हम बोलते हैं बेटा डीसी गेन। याद रखना, कभी डीसी गेन निकालना अगर पूछा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो दिस इज योर गेन। बट कैसा गेन? डीसी गेन। इंपॉर्टेंट है ये डीसी गेन। ओके, कंसेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट आप इतना याद रखो। ओके, तो यहाँ से मुझे बताना, क्या कहीं पर भी आपको एस रेस टू ये कुछ दिख रहा है, तो क्या ना इससे यहाँ पर ऐसा लिखे, सपोज 1/s⁻0 चलेगा ना, क्योंकि s⁻0 मतलब आप क्या बोलोगे, s⁻0 मतलब 1 होगा, तो s के पावर पर कितना पावर है आपके पास, s के सर पर कितना पावर है, आप बोलोगे 0, तो मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर आपके पास s के पास सर पर कितना है, पावर 0, तो मतलब p इज इक्वल टू कितना है, 0, तो ये सिस्टम कितनी रहेगी आपके पास, टाइप 0 सिस्टम। थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा, चलो मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास, थोड़ा इसी सेशन में, सेशन बड़ा रहेगा बट आपको पूरी चीज़ें कवर अप करा दूंगा। जैसे कि सपोज आपके पास 1 प्लस यस है, और अभी मैं सीधा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर में सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से रहेगा, यस रेस टू 2 1 प्लस 0.5 इंटू एस, और यहाँ पर रहेगा सपोज 0.7 इंटू यस। अब मुझे बताओ इस सिस्टम का टाइप क्या होगा। तो आपको मैंने क्या बोला था कि अगर एक सिस्टम होती थी जो सपोज के इंटू 1 प्लस टी ए इंटू एस है, थोड़ा सा आसानी लेता हूँ, यहाँ पर एस रेस टू पावर पी 1 प्लस टी वन इंटू यस, और सपोज 1 प्लस T2 इंटू यस, और ये सिलसिला जारी भी रहे तो भी चलेगा, ये सिलसिला जारी भी रहेगा तो भी चलेगा। तो आप देख सकते हो कि P इज इक्वल टू कितना मिला, 2, तो P इज इक्वल टू 2, देख सकते हो ना, सीधा कंपेयर करना है आपको, P इज इक्वल टू 2 मिला, तो आप क्या बोल सकते हो, इस सिस्टम का जो टाइप रहेगा, टाइप ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 2, राइट। चलो, अब मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि इस सिस्टम का टाइप कितना रहेगा। ओके, सपोज आई हैव अ 6 1 नॉट 1, इसका टाइप निकाल के दिए बताना मुझे, s+2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर सपोज s⁻4 इंटू s+3 इंटू s+1 इंटू s+4। तो इस सिस्टम का आपको बोलना है कि टाइप कितना रहेगा। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो इस सिस्टम का आपको बोलना है कि भाई टाइम कितना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए कि इसका टाइम कितना होगा। ओके, ओके फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेशन, सॉरी आपके पास जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, कुछ काम होते हैं, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। तो अब हम देखते हैं सिस्टम का ऑर्डर क्या रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जब भी सिस्टम का ऑर्डर होता है भाई, उसका हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन फ्रॉम, कहाँ से हम निकाल लेते हैं, डिटरमाइन फ्रॉम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कौन से ट्रांसफर फंक्शन निकालना है भाई, क्लोज लूप, क्योंकि दो तरीके के ट्रांसफर फंक्शन होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो याद रखना, जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है ये किससे रिलेटेड होता है, बेसिकली दिस इज रिलेटेड फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ये कैसे आप निकाल सकते हो, बाय ऑब्जर्विंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक का क्या आपको देखना है भाई, हाईएस्ट पावर, कैरेक्टरिस्टिक का क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। ओके, ठीक है। और अगर आप, मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा, क्या है वो, द ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। याद रखना, जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है ना, ये ऑर्डर पर डिपेंड होती है कि ऑर्डर कितनी है, इस पर आपके पास इसका ट्रांजिएंट स्टेट डिपेंड करेगा। एंड वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, किसी भी सिस्टम का अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम एक्चुअली इज नहीं होना चाहिए था, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इन दी सिस्टम। सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं
उससे आपके पास सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये आर सर्क्यूट है, यहाँ पर एक आर सर्क्यूट है और इस तरीके का आपके पास सर्क्यूट है। तो लेट मी नो कि भाई आपको अगर नेटवर्क का थोड़ा सा भी आइडिया पता रहेगा तो ये R1 है या R2 है। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कोई है क्या, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है क्या कोई, तो आप बोलोगे सर नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं, मतलब हम क्या बोलेंगे सर कोई भी कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं, मतलब जीरो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो इस सिस्टम का ऑर्डर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इस सिस्टम का ऑर्डर रहेगा सर जीरो। बट अगर यहीं पर मैं बात करूं कि सपोज वी हैव अ सपोज आर और यहाँ पर सी, इस तरीके से सर्क्यूट है, तो आप क्या बोलोगे सर, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग जो इलेमेंट है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वन है। तो आप क्या बोलोगे सर, इस सिस्टम का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर रहेगा आपके पास कितना रहेगा बेटा, वन। राइट। अब यहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर के बदले अगर इंडक्टर भी हो जाता तो भी वो एनर्जी को ही स्टोर करता ना। यस। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार होमवर्क दे देता हूँ कि सपोज मेरे पास इस तरीके से नेटवर्क है, लेट्स सी, एक यहाँ पर रजिस्टर है एंड सपोज मेरे पास यहाँ पर इंडक्टर है और यहाँ पर सपोज मेरे पास कैपेसिटर है। राइट। तो ये भी आपके लिए होमवर्क में बता रहा हूँ, या दिस इज योर आर, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर सी। तो इसके लिए मुझे बताना कि इस सर्किट के लिए ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर इज हाउ मच, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट। ये तो मैंने सर्किट के हिसाब से बता दिया, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं सर इस पहले वाले सेंटेंस का मतलब क्या बोला है कि ये हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालते हैं और क्या होता है भाई, हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही होता है ना आपके पास, क्या आपके पास भाई ऑर्डर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ या फिर एक सिस्टम ले लेता हूँ, सो दैट एक एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसका ये लूप आपके पास सिस्टम, ये आप क्या बोलोगे आप, एक फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन है, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कुछ इस तरीके से, 10 × s+1 डिवाइडेड बाय सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ a² + s+ सपोज ये 5 ऐसा है। और सपोज मैं इसको लेता हूँ भाई, यहाँ से इनपुट और यहाँ से मेरे पास आएगा आउटपुट, और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करता है ना बेटा, ऑर्डर किसके लिए डिफाइन होता है, क्लोज लूप। और मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको यूनिटी फीडबैक ही ले रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से, और निगेटिव फीडबैक ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक्चुअली आपका प्लस रहेगा और दिस इज योर आर, ये आर ऑफ एस इज नथिंग बट योर इनपुट एंड सी ऑफ एस नथिंग बट योर आउटपुट। स्टैंडर्ड आपके पास क्या बोलेंगे हम, नोटेशन आपके कंट्रोल सिस्टम के, तो इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं, बराबर। तो इस सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है क्या, तो दिस इज आवर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और नॉट। और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो एस का सिंपल, एस का पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर एस का पावर मतलब पी, और पी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भाई इसके लिए ऑर्डर बताओ, सॉरी टाइप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इस सिस्टम के लिए टाइप कितना है सर, टाइप आपके पास 2 है। गेटिंग माई पॉइंट, इस सिस्टम नॉट अ टाइप, यस। चलो यहाँ पर टाइप 2 है, तो अब हम देख लेते हैं इस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा। तो ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको आइडिया होगी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है सर, 1 + g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। राइट। अब मुझे बताओ इस सिस्टम में जी ऑफ एस कहाँ पर होता है, बेसिकली सॉरी एच ऑफ एस यहाँ पर होता है ना, और एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, तो ये यूनिटी है, तो आप क्या बोलोगे, यूनिटी फीडबैक है, तो आप क्या बोलोगे 1 है। तो इसका मतलब 1 + g इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, यही हमारा क्या बनेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना बेटा, दिस वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एच ऑफ एच की वैल्यू 1 है सर, फीडबैक हमारा यूनिटी था। गेटिंग माई पॉइंट, सेशन बड़ा रहेगा बट मैं ऐसी सेक्शन में बहुत सारी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। तो अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, तो वैसे बनाएंगे हम, कैसे बनेगा देखो, तो दिस इज 1 + जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 10 × s+1 डिवाइडेड बाय s² इंटू s+ सपोज 5 इज इक्वल टू 0। ओके।
इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 5 प्लस 10s, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो मुझे बताओ, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या बोला है, हाईएस्ट पावर होना चाहिए आपके पास। हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, देखो 3 है। तो s का हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। ओके, ऑर्डर कितना रहेगा, 3 रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूं ना, बहुत ही नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखना, इसको तो मैं आगे लेने वाला हूँ, बट फिर भी हम देखें तो देखना, इस सिस्टम में ऑर्डर कितना मिला आपको। तो इस सिस्टम में ऑर्डर 3 मिला, बट अगर आप टाइप देख रहे हो तो टाइप आपको 2 मिला। तो यहाँ से मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, या फिर एक कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर ऑर्डर यन रहेगी बेटा, तो उस सिस्टम का टाइप आपका हमेशा कितना रहेगा, n-1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, गेटिंग। ऑर्डर अगर 1 रहेगी तो टाइप उसका n-1 रहेगा। ओके, ऑर्डर 6 होगी तो टाइप 5 रहेगा। समझ में आया, यस। तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ लेते हैं, तो होपफुली आपको ऑर्डर भी समझ में आ गई होंगी। तो वैसे आपको मैं यहाँ पर भी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो वन मोर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, और बताना उस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा। सपोज मेरे पास एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस है, वो रहेगा आपके पास सपोज 12 इंटू एस प्लस 5 in another bracket, suppose s raised to cube s plus 2 into s plus 1 into s plus 3। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वाले सिस्टम का सबसे पहले तो टाइप भी बताना भाई, टाइप कितना है, एंड उसके साथ साथ मुझे ये भी बता दो कि इस सिस्टम का ऑर्डर कितना रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जाएगा आंसर। तो आप सभी को पता है कि कमेंट सेक्शन में जब आंसर मिलता है तो मैं क्या करता हूँ, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा बूस्ट मिले, और मैं भी देख पाऊँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो ठीक है, हम आगे आते हैं अगले वाले स्लाइड के ऊपर, और अगले वाले स्लाइड पर है क्या। ओके चलो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाइम रिस्पॉन्स, सॉरी, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस अब हम देखेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपको पिक्टोरिकली, कि देखो हमने स्टार्टिंग वाले पिक्चर में ही बताया था बेटा आपको कि आपके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में कितने तरीके के टाइप होते हैं, दो। एक होता है ट्रांजिएंट स्टेट, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, स्टेडी स्टेट। गेटिंग। तो दो होते हैं ना, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो अब हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं किसका, आपके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस का, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस। ओके, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो चलो फिर से हम उसी स्लाइड पर जा रहे हैं। तो वेयर इट इज़ योर स्लाइड, बेसिकली कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ओके, और इसको हम देखेंगे आसानी से। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है मैंने, इट डील्स विद द नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स। सिस्टम के नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स से ये डील कर लेता है। व्हेन सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू, क्या सिस्टम को क्या दिया जाएगा, इनपुट, एंड डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, ट्रांजिएंट स्टेट किस पर आपके पास किससे डील करता है, नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स से। एंड कब, जब आपके पास सिस्टम में इनपुट प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये ऑर्डर पर डिपेंड करता है भाई, किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड हमारा पॉलिनॉमी इक्वेशन लेता हूँ। सपोज पॉलिनॉमी किसका, ट्रांसफर फंक्शन का। तो कुछ इस तरीके से ध्यान से सुनना कि सपोज हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, और ऑब्वियसली ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर, मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये डेफिनेशन आपने कहाँ पर बताई थी, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको कंट्रोल सिस्टम का जो थ्योरी क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन लिया था ना, एमसीक्यूज वाला, वहाँ पर मैंने बताया था, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तो पूरी कंप्लीट पेड बैचेस की चीज़ है, बट अभी आपको इतना ही ध्यान देना है।
तो इसका मतलब ऑब्वियसली सर यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो इसका मतलब हमारे लिए आउटपुट क्या होता है सिस्टम में, तो सी ऑफ एस, एंड इनपुट क्या होता है भाई आर ऑफ एस, गेटिंग सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, यही हमारे लिए क्या बनेगा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। तो सपोज ये कुछ इस फॉर्म में मिला हमें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ बी नॉट अपॉन, सपोज ये है हमारे कुछ इस तरीके से ए एन यस रेस टू आपके पास सी एन प्लस ए एन माइनस वन यस रेस टू एन माइनस वन प्लस ये सिलसिला सपोज जारी रहेगा कहाँ तक ए वन एस रेस टू वन प्लस यहाँ पर क्या रहेगा ए जीरो एस रेस टू जीरो। ओके, और एस रेस टू जीरो का ही मतलब कितना रहेगा बेटा, एस रेस टू जीरो का ही मतलब कितना रहेगा, तो एस रेस टू जीरो का ही मतलब होगा वन। तो क्या ना से दिस टर्म इज नथिंग बट यूर सिंपली ए जीरो भी लिख सकता हूँ। यस, अब हमने क्या बोला है, अब हमने क्या बोला है कि सिस्टम का अगर ये चीज देख रहे हो, ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर मतलब क्या होता है सिस्टम का, सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है, तो दैट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर आपको ये चीज़ पता रहेगी, जो डिनोमिनेटर इक्वेशन होता है बेसिकली डिनोमिनेटर इक्वेशन, तो वो सिस्टम का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और नॉट, राइट। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ये सभी का सभी क्या हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट। डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसका अगर हम हाईएस्ट पावर देखें, हाईएस्ट पावर देखें तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा ऑर्डर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, राइट। अब जैसे ही मैं इस सिस्टम में देखूँ तो इस सिस्टम में मैं ऑर्डर क्या बोल सकता हूँ, तो ऑर्डर क्या बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हो कि सर हाईएस्ट पावर हमारी एन है तो इस सिस्टम का यन ऑर्डर सिस्टम है, हम ऐसा बोल सकते हैं इस सिस्टम की ऑर्डर कितनी है यन। बट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें एक आगे अगर मैं बोलूँ कि सपोज मैं जीरो ऑर्डर सिस्टम किसको बोल सकता हूँ, जीरो ऑर्डर अगर मुझे सिस्टम बताना है तो किसको मैं बोल सकता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे सर जब हमारी यन की वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो यह हमारी जीरो ऑर्डर सिस्टम हो जाएगी ना, दिस इज आवर व्हाट जीरो ऑर्डर सिस्टम और नॉट जीरो ऑर्डर सिस्टम। तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूँ तो ये सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस अगर करते हो तो देखना न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं होगा, दैट इज बी नॉट डिवाइडेड बाय, अब एस रेस एन की वैल्यू जीरो मतलब ये ही टर्म आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली ए नॉट एस रेस टू जीरो, गेटिंग सिंपली ए नॉट इंटू एस रेस टू जीरो। और अगर मैं यहाँ पर लेके आऊँ तो बी नॉट डिवाइडेड बाय एस रेस टू जीरो का मतलब ही वन होगा, दिस इज अ बी नॉट और नॉट सॉरी ए नॉट और नॉट। और ये देखो ये भी कांस्टेंट नंबर है ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो दोनों चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेगी तो क्या मैं इसको एक कांस्टेंट नंबर के नहीं लिख सकता, राइट। और ये क्या रहेगा हमारे लिए कांस्टेंट के मतलब ये क्या रहेगा दिस इज आवर गेन और नॉट, ये गेन होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास ये सिस्टम है, अगर ये मेरे पास कोई सिस्टम है भाई, दिस इज अ माई सिस्टम, तो इस सिस्टम में आपको मिला क्या, तो इस सिस्टम में बेसिकली क्या मिला पता है, ये यहाँ पर एक इनपुट है और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा भाई आउटपुट। तो इनपुट क्या है हमारे लिए यस ऑफ आर ऑफ एस और आउटपुट क्या है सी ऑफ एस, तो इस सिस्टम का गेन मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कितना मिला, तो आप बोलोगे सर बी नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट, तो हम बोलेंगे सर दिस इज माई के, या फिर हम बोलेंगे दिस इज आवर गेन, राइट। तो अगर इससे अगर हम देखें तो देखो बेटा इससे अगर हम देखें तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, या फिर हम बोलेंगे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, तो ये कितना मिल रहा था के, तो हम क्या ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि सर आउटपुट इज माई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर हम बोलेंगे सर आउटपुट इज इक्वल टू के टाइम्स इनटू इनपुट और नॉट। और अगर मैं के को हटा दूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता था आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, मतलब जिस तरीके से हमारे पास इनपुट रहेगा वैसे हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा ना बेटा, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये हमारे पास इस एक्सिस पर सपोज हमारा टाइम है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सिस इस एक्सिस पर अगर आप इनपुट एज आउटपुट एज वेल अगर आप इनपुट देख रहे हो तो दोनों भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक लीनियर रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से। मुझे बताओ अगर इनपुट आउटपुट एक दूसरे के ऊपर सीधा सीधा आ चुके तो आपको अगर पता है कि आउटपुट सिंपली इनपुट को ही फॉलो करने वाला है, तो क्या इस तरीके के सिस्टम के लिए मतलब जीरो ऑर्डर सिस्टम के लिए आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या,
पड़ेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि जिस तरीके का इनपुट उसी तरीके का आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए ऐसे केस में आप कभी भी टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस नहीं करते हो। ओके, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, देयर इज नो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस फॉर जीरो ऑर्डर सिस्टम बिकॉज आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आपके एग्जाम के लिए। गेटिंग? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आपके एग्जाम के लिए। यस। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीरो ऑर्डर सिस्टम समझ में आ गई होगी। अगर अगर कोई बोलेगा कि सर जीरो ऑर्डर सिस्टम के लिए एग्जाम्पल अगर हमें पूछे गए तो हम क्या क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा जो बेटा सेंसर होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, या तो पोटेंशियोमीटर होता है, दैट इज अ जीरो ऑर्डर सिस्टम, राइट। अब मुझे बताओ, जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद मैंने बताया था कि जीरो ऑर्डर सिस्टम मतलब टोटली रेजिस्टिव नेचर, और पोटेंशियोमीटर भी किससे बनता है? आर से ही बनता है, ओनली रेजिस्टेंस से ही बनता है ना। रिवोस्टैट ही हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, राइट। तो यहाँ पर ओनली आर सर्क्यूट होता है, ओनली आर सर्क्यूट मतलब नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता। तो इसीलिए वहां पर आप क्या बोलोगे? ऑर्डर कितनी रहेगी? ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल थे, सेंसर, ट्रांसड्यूसर एंड द पोटेंशियोमीटर आर दी एग्जांपल ऑफ योर जीरो ऑर्डर सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको जीरो ऑर्डर सिस्टम और ट्रांजिएंट में मैंने कुछ यहाँ पर, सॉरी, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा की भी बातें की, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन आवर पीपीटी। तो अगर बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर सिस्टम की बात की, तो वैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता क्या है? ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर। क्या होती है सर? हाईएस्ट पावर किसकी बेटा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। या तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इन अ सिस्टम इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास इस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और नॉट, राइट। ये हमारे पास कैसे बेटा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने होने चाहिए? वंस होने चाहिए। तो जैसे कि हम अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो जैसे कि आरएल नेटवर्क, आरसी नेटवर्क, या तो वाटर टैंक, या तो टैकोमीटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, कौन सा? आरएल आरसी सर्किट का लिया हूँ, और इसके लिए हम देखेंगे थोड़ा सा एनालिसिस करके। तो देखो, हमारे पास जो सिस्टम होती है, फिर हम बोलेंगे आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो किसके फॉर्म में होता है? लैप्लास के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लैप्लास के फॉर्म में। तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू लैप्लास डोमेन इज आर इंटू सिंपली आर। बट अगर आप इसको लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करोगे कैपेसिटर को, तो वो क्या हो जाता है? 1/CS। ओके, ये बेसिक चीज़ें नेटवर्क थ्योरी में आपने पढ़ी रहेगी। और इनपुट वोल्टेज क्या बन जाएगा भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म में? V ऑफ एस। ओके, तो इसको मैं R1 बोल देता हूँ सपोज, और ये आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगा? V नॉट ऑफ एस बनेगा। तो अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस सिस्टम का, तो वो कैसे बनेगा बताओ? ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर? अभी अभी बताया था बेटा, आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आउटपुट टू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनपुट होगा, प्रोवाइडेड, क्या बोला था मैंने बेटा? यहाँ पर प्रोवाइडेड बोला था, ऑल इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू जीरो। इनिशियल कंडीशन मतलब ऐसा बोलना कि इनिशियल चार्ज बेसिकली इस कैपेसिटर में जीरो होना चाहिए, राइट। तो अब अगर आप देखोगे तो इसका, इस सिस्टम का, ये बेसिकली क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम का अगर मुझे लाप्लास, सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय हमें I1, या फिर आप बोलेंगे आई ऑफ एस, ये निकालना है, राइट। अब मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करना है बेसिकली। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक VDR लगा देता हूँ, VDR। अब VDR मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल। तो मैं क्या करता, VDR कैसे लगाऊंगा? तो V नॉट ऑफ एस चाहिए, तो सप्लाई वोल्टेज कितना है? तो आप बोलोगे सर VI ऑफ एस इनटू, सर किसके अक्रॉस का वोल्टेज निकलना है? कैपेसिटर का। तो उसका ये इम्पिडेंस ऊपर लिखो, दैट इज 1/CS। ओके, 1/CS ये इम्पिडेंस रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी नॉट 1 प्लस, डिवाइडेड बाय R+1/CS। गेटिंग? तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इनपुट इसके आउटपुट में चला जाएगा डिवाइडेड में, क्योंकि यही रेशियो चाहिए था आपको। तो ये I ऑफ एस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/CS डिवाइडेड बाय RC
एस प्लस वन और इसके डिनोमिनेटर में सी एस। तो देखो ये सी एस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में सेम सेम चीज़ है तो सेम कट जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो कहने से वन प्लस आर सी एस। यस, इस तरीके से बना। यस, गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि बेसिकली ये क्या रहा इस सिस्टम का। तो इस सिस्टम का ये रहा बेटा ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब अब अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन में देख रहे हो तो मुझे बताओ यस की पावर, यस की पावर हाईएस्ट यस की पावर कितनी है, वन है कि नहीं है। तो इसका मतलब इस सिस्टम का जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा भाई, वन रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर था ये बेसिकली दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और नॉट। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो यस का पावर हाईएस्ट वन ही है तो इसलिए हम बोलेंगे इसका ऑर्डर वन है। गेटिंग, ओके। अब मुझे बताना, अब मुझे एक चीज़ बताना कि यहाँ पर क्या मैं बता सकता हूँ। यस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके टाइम एनालिसिस की, टाइम के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसका हम क्या लेंगे भाई, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज, ध्यान से सुनना, टाइम एनालिसिस करेंगे बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट सपोज जो मेरा इनपुट है, यहाँ पर इनपुट दे दिया मैंने स्टेप फंक्शन, स्टेप इनपुट दे दिया मैंने। अब स्टेप इनपुट मतलब कैसा इनपुट दे दिया मैंने, सपोज यूनिट स्टेप दिया था यू ऑफ टी। तो इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो दैट विल बी माय वन अपॉन एस और नॉट। यस, अब इस केस में मुझे बताना दिस इज माय इनपुट और नॉट, वोल्टेज के केस में। और वी नॉट ऑफ एस ये हमारा क्या रहा, आउटपुट। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बताओ कि सर यहाँ पर हम वन अपॉन वन प्लस आर सी और यहाँ पर यस होगा मल्टीप्लाई, हम वी आई ऑफ एस करेंगे ना, वी आई ऑफ एस। और वी आई ऑफ एस को हम अगर इनपुट स्टेप दे रहे हैं तो आर सी ऑफ एस करेंगे, राइट, आर सी ऑफ यस करेंगे। और इनपुट हम क्या ले सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में वन अपॉन एस ले सकते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखना पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, तो ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा जिसमें आपको सीधा ही दे रहा हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे तो वी नॉट ऑफ टी टाइम डोमेन में क्या बनेगा आपके पास, और पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी ले रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट बनता है वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ। अब टाउ क्या है आपके पास, टाइम कांस्टेंट, राइट। तो वन माइनस ई रेस टू टी माइनस टाउ, और टाउ टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट में, दैट इज आर इंटू सी, राइट। तो ये फॉर्म आपके पास बनना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, राइट। तो इसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना बेटा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर। ओके, तो याद रखना दिस टी इज नथिंग बट योर टाउ, और ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट। ओके, क्या आपके पास दिस इज नथिंग बट योर टाइम कांस्टेंट। गेटिंग, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये भी चीज़ याद रखना टाइम कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग आपकी सिस्टम 63.2% या फिर हम बोलेंगे 0.632 इतना यूनिट में आपके पास रीच कर लेती है फाइनल के। ओके, तो ये क्या रहा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और इसके एग्जांपल मैंने बोले आर एल सी और टैंक, वाटर टैंक, या फिर आप बोल सकते हो टैकोमीटर इज योर एग्जांपल ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। वैसे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब हम देखेंगे भाई आपकी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, कौन सी, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर मतलब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा भाई, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर वो होगा हमारे लिए टू। ओके, वो कितना रहेगा हमारे लिए टू। ओके, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, वो रहेगा टू। अब मुझे बताना कि अगर आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखते हो तो उसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसके पीछे मैं नहीं भागूंगा। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, जनरल फॉर्म या फिर आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो कि आपके पास होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ओके, और ये कौन सा ये क्या है आपके पास, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और इसका बेटा जो डिनोमिनेटर होता है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, इसका जो डिनोमिनेटर होता है यही हमारे लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो दैट विल बी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। और अभी अभी मैंने बोला कि हाईएस्ट पावर देखना है हमें, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर मतलब एस का पावर देखना होता है। तो ये कितना है आपके पास, ये 2 है, और यही हमारा हाईएस्ट पावर है ना, और हाईएस्ट पावर इज नथिंग बट हाईएस्ट क्या, पावर, और यही हमारा क्या होता है, ऑर्डर। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, राइट। दिस इज योर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब देखो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं बेटा, तो ये इसका एग्जांपल होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट, राइट। तो चलो लेट्स सी कि हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया है आर एल सी सीरीज सर्क्यूट, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है कि नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली अगर मुझे इस पर इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहेगा तो इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यल को अगर मैं लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करूंगा तो दैट विल बी यल इंटू एस। आर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आर ही होगा, सी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1/c, और ई को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ई नॉट ऑफ एस रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ई आई ऑफ एस रहेगा। गेटिंग। और तो ये क्या रहा हमारे लिए, देखो बेटा, दिस इज माई आउटपुट और नॉट एंड दिस इज माई इनपुट और नॉट फॉर दिस सिस्टम, या फिर हम बोलेंगे दिस नेटवर्क के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर भी फिर से अगर एक बार वी डी आर लगा दूँ, वी डी आर लगा दूं, वीडीआर मतलब क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। वीडीआर मतलब क्या, वीडीआर मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल, जो कि आप सभी को आता है, मैं कंसिडर करके चलता हूँ। तो वो क्या मिलेगा, ई नॉट ऑफ एस इज इक्वस टू क्या बनेगा भाई, सी ऑफ एस, सॉरी सी, यस, सी होना 1/cs होना चाहिए, तो 1/cs डिवाइडेड बाय क्या होगा सर, सब इम्पीडेंस की एडिशन, दैट मीन्स आर प्लस क्या आ जाएगा भाई, एल एस प्लस 1/cs, राइट, इनटू सप्लाई वोल्टेज दैट इज ई आई ऑफ एस। और आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ना बेटा, क्या निकालना है आपको, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो आप क्या करोगे, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसा करोगे, डिवाइडेड बाय 1/cs। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, आर सी एस प्लस यल सी एस का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 1, और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर होगा सी एस। तो आप क्या बोलोगे बताओ, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटा तो इक्वेशन बनेगा 1/, ये देखो, यल सी एस का स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1 बचेगा। गेटिंग। और अगर मैं यहाँ से एल सी को कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन क्या बचेगा, 1/LC अपॉन एस का स्क्वायर प्लस, एल सी को कॉमन ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R/L इंटू सी, सॉरी इंटू एस प्लस 1/LC। स्टैंडर्ड इक्वेशन से बेटा अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ओमेगा एन इज इक्वस टू, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वस टू क्या बन रहा है, 1/1/LC। तो ओमेगा एन इज इक्वस टू बनेगा 1/√LC फॉर यूर RL सर्क्यूट, और ये रेडियन पर सेकेंड होगा, फ्रीक्वेंसी है सो। एंड अगर मैं आगे बात करूँ तो देखो आपको जीटा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना मिला, तो R/L मिला कि नहीं मिला। और आपको पता है कि क्या पता है भाई आपको, कि सर ये 2 जीटा, ओके, और ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है, था √L इंटू सी है कि नहीं, इज इक्वल टू R/L। तो मुझे बताओ जीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बचेगा, तो क्या ना इसे R/2, ओके, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी RC/L बचेगा। गेटिंग। तो ये आपके पास क्या रहा, तो ये जीटा रहा। यस, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपका नेटवर्क थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी ये फॉर्मूला है बेटा। साथ ही साथ आपके
कंट्रोल सिस्टम के लिए भी आरएल सीरीज सर्किट में ये इंपॉर्टेंट सिस्टम ये फॉर्मूले है। ओके, तो जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, एंड ओमेगा एन क्या होता है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर आप आसानी से बोल सकते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हुआ, उसका हमने पूरा एनालिसिस भी देखा और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते भाई, आगे है क्या। तो वैसे आप देखना पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए भी कर सकते हो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए भी कर सकते हो, बट मैंने सिंपली आरएलसी सीरीज सर्किट लिया सो दैट आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स सी कि आगे वाले सिस्टम के ऊपर क्या दिया है। तो देखो बेटा, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सॉरी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम देखने वाला है। जब आपके पास टाइप ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स, ओके, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। पहला होता है हमारे पास जब हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 होती है, ये शायद से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बट आप लिख लेना। जब जीटा की वैल्यू बेटा 0 होती है तो इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड अनडैम्प्ड सिस्टम, या फिर हम बोलेंगे अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, और मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, जब आपके पास जीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये होती है हमारे पास क्रिटिकली क्रिटिकली डैम्प्ड डैम्प्ड सिस्टम। अब इस सेकंड ऑर्डर में फिर से नहीं लिख रहा, आप समझ लेना। और आगे अगर मैं जाऊँ तो सपोज हमारे पास थर्ड एक होता है कि जब जीटा इज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 0, 1 एंड 0 के बीच में लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, वो है सपोज हमारे पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई, ओवर डैम्प सिस्टम। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और शायद से मैंने एक या दो ये न्यूमेरिकल यहाँ से लिखा बताया भी था आपको कि आपको ये जीटा की वैल्यू पूछ के निकाल के सॉरी आप आंसर दे सकते हो कि सिस्टम ओवर डैम्प है कि अंडर डैम्प है। तो दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके जो कैरेक्टर्स बनते हैं बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो इसके लिए, इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला आपका हाइलाइटर। ओके, जब देखना बेटा जीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो कर्व होता है, तो 0 तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले जीटा की वैल्यू 1 देख लेते हैं। तो वो बेटा इस तरीके से रेड वाला कर्व होता है, वो कौन सा रहेगा, अनडैम कौन सा रहेगा, क्रिटिकली डैम्प। तो ये रेड 1 इज नथिंग बट योर क्रिटिकली डैम्प। ओके, यहाँ पर डैम्पिंग होगी नहीं, तो दिस इज नथिंग बट योर क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, दिस इज व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से कर्व बनते हैं, इसको ज़्यादा समझाते नहीं बैठूंगा क्योंकि मैथमेटिकली ये सब चीज़ें आपके काम की चीज़ देखेंगे। और आगे मैं अगर जाऊँ तो सपोज आपके पास जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है तो ये क्या होता है, अंडर डैम्प। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा ये क्या रहेगा, ये अंडर डैम्प का कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। ओके, लाइक दिस, मतलब स्टार्टिंग में कुछ ऑसोलेशंस होंगे, देन उसके बाद ऑसोलेशन शटल डाउन हो जाते हैं। ओके, बट क्रिटिकली डैम्प में अगर देखोगे तो देर विल बी नो एनी ऑसोलेशन। क्रिटिकल डैम्प में कहीं पर भी आपके पास ऑसोलेशन नहीं है। इनपुट जाएगा ऐसा सीधा 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 सीधा, सॉरी आउटपुट जाएगा सीधा सीधा, एंड देन फाइनली आपके आउटपुट के साथ इनपुट के साथ मैच हो जाएगा। ओके, समझ में आया। वैसे आपके पास लास्ट जो होता है जीटा ग्रेटर देन 1, तो उस सिस्टम उसमें आपके पास सिस्टम की स्थिति ओवर डैम्प। इसका नेचर और क्रिटिकल डैम्प का नेचर वैसा ही होता है, बट दिस सिस्टम इज समहाउ डिलेड सिस्टम, या फिर हम बोलेंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम। तो जल्दी से सेटल आउट नहीं होता है, सेटल तो होगा बिना आपके पास डैम्पिंग के भी ये सिस्टम सेटल डाउन होगी, बट ये आपके पास जो सिस्टम होती है बेसिकली बेटा याद रखना, जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स बहुत स्लो मिलता है आपको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लगिश रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर हम बोलेंगे बहुत स्लो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को
मिलता है। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला था कि जीटा इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग में रखा था। जब जीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं मतलब आपके पास डैम्पिंग ही नहीं होगी, अनडैम्प सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर पेन को समझ लेना, ये सिस्टम ऐसी ऑसोलेट होगी ना, तो ये ऑसोलेशन कंटिन्यूसली ऐसे चलते ही रहेंगे, ये कभी भी सेटल आउट नहीं होंगे। तो इस तरीके का मुझे ना एक्चुअली ये कर्व मिला ही नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। बट मैं अगर आपको ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब जीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा, तब आपके पास देख सकते हो कि यहाँ इस राइट कॉर्नर में जो वेव फॉर्म है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो ये जो चीज़ है ना, देखो ये ऑसुलेशन आपके कंटिन्यूसली साइनोसॉइडली आपके पास वैरी हो रहे हैं, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये जो रेड वाला कलर है, तो दिस इज नथिंग बट यूर अनडैम्प्ड, देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट यूर अनडैम्प्ड। तो यहाँ पर नहीं, बट ऐसे समझ लो कि अगर यही होता तो ये कुछ इस तरीके से साइनोसॉइडल आपके पास चल जाता। ओके, तो याद रखना जीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब सिस्टम अनडैम्प, और अगर आप देखोगे कि जीटा की वैल्यू लाइज इन बिटवीन 1 और 0 के बीच में रहेगी, तो अंडर डैम मतलब ये यहाँ पर येलो वाला ये कलर देख सकते हो, स्टार्टिंग में ऑसोलेशन रहेंगे, देन सिस्टम सेटल डाउन होगी। एंड यहाँ पर देखोगे दिस ये वाला, तो दिस इज क्रिटिकली डैम, और सबसे स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है ये वाला, तो दिस इज योर ओवर डैम सिस्टम। ओके, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रैक्टिकली अगर बेटा हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, तो अगर मुझे ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, तो हमें सिस्टम के बहुत सारे वेरिएशन पता होनी चाहिए, या फिर हम बोलेंगे बहुत सारे टाइम्स पता होनी चाहिए। तो अगर आप पूरे रिस्पॉन्स में देखोगे, पूरे रिस्पॉन्स में बेटा अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ओवर डैम सॉरी अंडर डैम वाली जो कंडीशन है, मतलब इसमें देखो बहुत सारे ऑसोलेशंस भी आ रहे हैं, देन सिस्टम स्टेबल भी हो रही है, तो इसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो एक्चुअल में देखोगे तो आप इसी तरीके की सिस्टम का स्टडी करते हो आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, और यही प्रेफरेबल होती है, यही प्रेफरेबल होती है प्रैक्टिकली आपकी सिस्टम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मैंने डिस्कशन नहीं किया है, बट जो काम की चीज़ें वो मैंने आपको बताई है। और यहाँ पर देखो बेटा ई दिया हुआ है ना, तो ये ई नहीं है, बेसिकली ये जीटा है, बेसिकली ये जीटा है, याद रखना, दिस इज नॉट ई, दिस इज अ जीटा जीटा जीटा। ओके, एंड यहाँ पर मैंने फिर से एक बार आपका जनरल फॉर्म रखा हुआ है, जो कि आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यस ओमेगा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, एंड एन ओमे सॉरी जीटा क्या है, डैम्पिंग रेशियो, और ओमेगा एन क्या है आपके पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम जाते हैं आगे। तो देखो, वैसे ही जैसे कि ये सेशन अभी थोड़ा सा एंड पर होने ही वाला है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि सेशन बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ द अंडर डैम सिस्टम। तो मैंने अभी अभी बताया ना कि आपको अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है, तो आपको वो नेचर देखना पड़ेगा, या फिर वो रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर रहेंगे। तो हमने कौन सा आपके पास नेचर सेलेक्ट किया, तो ये कौन सा था बेटा, स्टार्टिंग में देखना आपके पास ऑसोलेशन होंगे, देन सेटल डाउन होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा अंडर डैम सिस्टम। अभी अभी हमने देखा ना, यहाँ पर हमारी जीटा की वैल्यू कितनी होती थी, जीटा इज लाइज इन बिटवीन 0 and 1, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कब, जब सिस्टम हमारे पास अंडर डैम होती है तब। ओके, तो इस वेवफॉर्म को, या फिर वेवफॉर्म को नहीं, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम पहले समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, 4 पैरामीटर होते हैं। एक होता है आपका डिले टाइम, सॉरी 5 पैरामीटर होते हैं। एक होता है हमारे पास डिले टाइम, तो उसको हम देखेंगे, जिसको हम टी आर से देख रहे हैं, डिले टाइम। यहाँ पर टी डी होना चाहिए, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर पीपीटी बनाते हो तो मैंने टी आर लिया हुआ है, बट आप समझ सकते हो कि यहाँ पर टी आर नहीं है, बेसिकली यहाँ पर टी डी होना चाहिए। तो दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, तो आप इसको टी डी कर लो। क्या कर देना आपको, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर टी आर नहीं है, दिस इज योर टी डी, टी आर नहीं है, दिस इज योर टी डी। ओके, और यहाँ पर क्या रहे, ये टी डी कहाँ पर है आप देख सकते हो, तो ये देखो दी हियर इट इज योर टी डी। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, बस आप देख लेना कि सर ये डिले टाइम कहाँ पर है। तो ये देखो यहाँ पर है भाई आपके पास डिले टाइम। ओके, और नेक्स्ट आपके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूंगा, तो ये एक होता है राइज टाइम। क्या है भाई आपके पास, राइज टाइम। तो टी आर से दिखाया जाता है, तो टी आर कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर छुपा हुआ है, दिस इज योर टी आर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो एक है आपके पास पीक टाइम, जो टीपी से दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर टीपी है, यस। एंड उसके बाद एक और होता है आपके पास, वो होता है सेटलिंग टाइम,
और वो आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, टी सेटलिंग टाइम, वो ये यहाँ पर ध्यान से देखना, टी सेटलिंग यहाँ पर है। एंड एक आपके पास 6 नंबर का यहाँ पर, आई एम सॉरी दिस इज नॉट ओनली 5, ये 6 रहेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर का आपके पास क्या रहेगा, ओवरशूट करके कोई मतलब एक पैरामीटर होता है, या फिर हम बोलेंगे स्पेसिफिकेशन होता है। तो वो कहाँ पर है बेटा, ये देखो यहाँ पर। ओके, ओवरशूट होता है मैक्सिमम पीक ओवरशूट, अरे नहीं नहीं आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैक्सिमम का है, मुझे लगा कि आया। तो ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट है, 5 ही होते हैं, तो मैक्सिमम सीट ओवरशूट यहाँ पर रहेगा। गेटिंग। चलो अब हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, और हर एक डेफिनेशन को समझने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे भाई डिले टाइम है क्या। देखो डिले टाइम में क्या बोला है, तो डिले टाइम में उन्होंने क्या बोला है, तो डिले टाइम में उन्होंने बोला है इट इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच द फाइनल 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू। रिस्पांस को बेसिकली 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू रीच करने के लिए जो टाइम लगता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम। दैट्स इट, बात खत्म। सिस्टम का या फिर हम बोलेंगे रिस्पांस को इनपुट का 50% रीच करने के लिए जो समय लगता है, उसे हम बोलेंगे डिले टाइम। अब मुझे बताओ, वन वन मतलब हम इसको 100% नहीं बोल सकते, राइट, इससे और 100%। अब 100% वन का 50% यहाँ पर होगा, तो दैट इज 0.5, राइट, मतलब ये कितना 50%। तो ये रीच करने के लिए जिस सिस्टम को जो समय लगता है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिले टाइम। आसान भाषा में समझा दूं, तो सिस्टम को आधा रिस्पांस कवर अप करने के लिए जो समय लगता है, आधा मतलब अगर आपके पास एक पूरा पोर्शन है सिस्टम का, तो उसको पहुंचने के लिए, उसका आधा पोर्शन पहुंचने के लिए जो समय लगता है, उसे हम बोलेंगे भाई डिले टाइम। दैट्स इट, बात खत्म। टेक्निकली समझ लेते हैं कि सिस्टम को उसका फाइनल वैल्यू रीच करने के लिए 50% फाइनल वैल्यू के 50% वैल्यू रीच करने के लिए जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं डिले टाइम। और बेटा इसका बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा यहाँ पर फॉर्मूला मैंने दिया है। ये फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में क्या कर देना है, चिपका लेना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। इसके ऊपर क्या आता है बेटा, न्यूमेरिकल आपके आते हैं कंट्रोल सिस्टम में, तो इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ ये जो यहाँ पर ऐसा डेल्टा जैसा दिखा है ना बेटा, तो दिस इज नथिंग डिफरेंट, दिस इज बेसिकली योर जीटा। तो याद रखना ये, तो ये डेल्टा ही आपके पास क्या है, जीटा है। तो यहाँ पर नोटेशन मुझे मिले नहीं, तो ये आप याद रखना, दिस इज अ डैम्पिंग रेशियो। क्या रहेगा भाई, सॉरी, दिस इज अ डैम्पिंग रेशियो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये डिले टाइम का भी आपके पास डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देन हम आगे आते हैं राइज टाइम के ऊपर। ओके, आगे हम आते हैं राइज टाइम के ऊपर, और ये शायद से मेरा अच्छे से मैंने ये किया नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट मैं आपको पढ़ के ही दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है। इट इज़ अ टाइम एज अ सॉरी इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू राइज फाइनल 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू। देखो डिले टाइम में क्या था, डिले टाइम में 50% था फाइनल वैल्यू के। अब इन्होंने क्या बोला, राइज टाइम मतलब फाइनल वैल्यू का आपको 100% रीच करना है। तो 100% रीच करने के लिए जो समय लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम, राइट। तो चलो इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझ ही लेते हैं, यहाँ पर है क्या। देखो ये 100% मतलब 1 पहुंचना था ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको टाइम लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइज टाइम। और नॉट दिखाई दे रहा है अच्छे से देखोगे तो, राइट। तो ये सभी की सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का ऐसा समझ लो कि पहला इनपुट में देखो, आउटपुट देने पर उसका इनपुट पहुंचने के लिए जो पहले ही अटेम्प्ट में जो समय लगता है, इसको हम बोलते हैं राइज टाइम बेसिकली। आसान भाषा में मैं समझा दूँ तो। ओके, और बेटा इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, कौन सा इसका बेसिक सा फॉर्मूला, तो ये वाला कि टी आर इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी टी। ओके, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी टी। ओके, अब यहाँ पर थीटा का तो आपके पास फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। तो थीटा आप कैसे निकाल सकते हो, थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ जीटा इनवर्स। ओके, कॉस इनवर्स ऑफ सॉरी जीटा। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके काम की चीज़ है। ओके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप जीटा निकाल कर आप यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब जीटा इस तरीके से थीटा निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अब थीटा निकालने के लिए जीटा तो आपको पता ही रहेगा ना, कि ओवर डैम्प है अंडर डैम्प है, तो ये दिया हुआ रहता है, तो आप आसानी से ये चीज़ निकाल सकते हो। उसके साथ साथ ही मुझे एक चीज़ बताना, क्या आप ओमेगा डी
क्या आप ओमेगा डी जानते हो? नहीं। तो ओमेगा डी के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। ओके, ओमेगा डी के लिए क्या फॉर्मूला है? ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बेटा होता है जीटा स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस होता है बेटा आपके पास जीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को जो अदर दो ऑक्सिलरी फॉर्मूलेज लगते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ओमेगा डी ऐसा निकाला जाता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, और आपका जो थीटा है ऐसे निकाला जाता है। अगर ये दोनों चीज यहाँ पर पुट करोगे तो यू विल गेट द राइस टाइम। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर्मूले, सभी फॉर्मूलेज। ओके, आगे आपके पास है क्या? पीक टाइम। पीक टाइम, अब ध्यान से देखना, पीक टाइम क्या है? इट इज अ टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच द पीक वैल्यू। रिस्पॉन्स को पीक वैल्यू रीच करने में जो समय लगता है, पीक वैल्यू रीच करने में जो समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीक टाइम। अब अगर आप इस वेवफॉर्म में देखोगे बेटा, तो इसका पीक वैल्यू यही है कि नहीं है? ये वाला पीक है कि नहीं है? यस, दिस वन इज योर पीक पॉइंट और नॉट, सॉरी पीक पॉइंट और नॉट। तो इसको रीच करने के लिए जो सिस्टम को टाइम लगा होगा, तो वही टाइम हमारे लिए पीक टाइम रहेगा ना बेटा। वही टाइम हमारे लिए क्या रहेगा? पीक टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। तो यहाँ पर वही चीज़ की हुई है, और इसका फॉर्मूला है आपके पास टी पी इज इक्वल टू पाई ओमेगा डी, और ओमेगा डी अगेन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो दिस इज बेसिकली जीटा। ओके, तो ये थीटा जो लिखा है हर जगह पर आप याद रखना, जो डेल्टा लिखा है बेसिकली ये जीटा है। ओके, याद रखना, ये यहाँ पर आप याद रख सकते हो। अब वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर यन इंटू पाई ऐसा एक फॉर्मूला लिखना आप, यन इंटू पाई आप ऐसा एक फॉर्मूला लिखना। और ये यन क्या रहेगा पता है? ये जो यन है बेसिकली आपके पास, आपने कितना ओवरशूट यूज़ किया है। नहीं समझे? अरे चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताना कि इस फॉर्मूले में ये जो पहला जो पीक है, दिस इज अवर फर्स्ट पीक और नॉट? यस। और ये निगेटिव में आपके पास ये दूसरा पीक है कि नहीं है? ये सेकेंड पीक है कि नहीं है? बट बेसिकली इसको पीक नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंडर शूट। क्या बोलते हो आप? अंडर शूट बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? ओवर शूट। ओवर मतलब ऊपर जा रहा है ना, तो इसको बोला जाता है ओवर शूट बोला जाता है। ओके, अब मुझे बताओ इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे भाई? दिस इज अगेन योर ओवर शूट। और इसको क्या बोलोगे? सर दिस इज अगेन योर अंडर शूट, दियर इट इज अगेन योर पीक ओवर शूट। ओके, तो जो अभी अभी मैंने बेटा यन लिखा, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ? आपको समझा देता हूँ। तो उससे पहले मैं इस वेवफॉर्म को थोड़ा सा अच्छे से लिख के देता हूँ। तो एक सेकेंड। ओके, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पर जो है ये पहला है ना, तो दिस इज एन इज इक्वल टू 1, ये एन इज इक्वल टू 2, यहाँ पर लोगे तो एन इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लोगे बेटा तो एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5। और ये क्या होता है? तो एन इज इक्वल टू 1 मतलब ये होता है ओवरशूट। क्या रहेगा बेटा? ओवरशूट इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है अंडर शूट, याद रखना। ओके, इसको भी आप फिर से क्या बोलोगे? ओवरशूट। और इसको क्या बोलोगे? अंडरशूट। ओके, और ये सिलसिला जारी रहेगा आपके पास जब तक ये ओवरशूट अंडरशूट खत्म नहीं होते तब तक। ओके, तो पीक ओवरशूट निकालना रहेगा तो भाई यन की वैल्यू कितना यूज करोगे? तो यन इज इक्वल टू 1। वैसे अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट अंडरशूट निकालो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? यन इज इक्वल टू 2 यूज करोगे। गेटिंग? अब कोई कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे, आप इसका आंसर सही निकाल सकते हो। दिस इज फॉर फर्स्ट पीक ओवरशूट। ओवर शूट के लिए आपको दिया जाएगा, और ये क्या रहेगा? दिस इज अ फर्स्ट अंडर शूट के लिए। गेटिंग? तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये फॉर्मूलेज है, और ओमेगा डी की वैल्यू तो आपको पता ही है इसे निकालनी। ओके, लेट्स सी द व्हाट इज इन द नेक्स्ट। आपके पास पीपीटी क्या है? उसके बाद बेटा दो ही आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर बचे हैं, और वो है आपके पास सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम मतलब सेटल होने के लिए, सिस्टम के रिस्पांस को सेटल होने के लिए कितना समय लग रहा है। तो देखो एक बार पढ़ के भी बताता हूँ। इट इज अ टाइम टेकन बाय द रिस्पांस टू रीच एंड सेटल विद इन द लिमिट्स ऑफ द टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड में आपके पास लिमिट में सेटल होने के लिए कितना समय लगता है, उसे हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। नहीं समझ में आ गया होगा? यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इस कर्व के ऊपर। देखो, अब मुझे बताना, यहाँ पर अगर मैं आपको समझा दूँ,
तो ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है ये इस तरीके से ओवरशूट अंडरशूट ओवरशूट अंडरशूट ओवरशूट अंडरशूट, उसके बाद ये लगभग सेटल ही हो गया ना आपके पास आउटपुट के लिए, राइट। तो ये सेटलिंग टाइम यही बोलता है कि ये इसको ओवरशूट अंडरशूट खत्म होने तक जो समय लगता है और उसके बाद जब ये सेटल हो जाता है, तो ये जब तक ये सॉरी जिस टाइम के बाद बेसिकली ये सेटल्ड हो जाता है, तो उसको सेटल होने के लिए जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम। बस ऐसा ही समझ लो। चलो मैं आपको थोड़ा सा आपके लाइफ से रिलेट कर देता हूँ कि सपोज आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन करोगे तो क्या होता है आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स 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 होते रहेंगे। देन आपका ट्रांसको का रिजल्ट आया, देन आपका सिलेक्शन हो गया, देन आपकी लाइफ तो सेटल होगी ना बेटा, राइट। तो जो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं ना, तो वहां तक आप क्या बोलते हो कि आप अभी तक आपके लाइफ में सेटल थे क्या? नहीं। बट उसके बाद आप सेटल हुए, तो जितना समय आपको सेटल होने के लिए लगा उसे आप बोलोगे सेटलिंग टाइम, दैट्स इट, बात खत्म। तो आप ऐसा समझ लो कि सर ने ये जो कलर दिखाया है बेटा यहाँ पर, तो दिस इज योर लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो समझ लेना उसके बाद आपकी लाइफ सेटल है, प्लीज बाकी में कुछ भी नहीं है। अभी आप इस ट्रांजिएंट स्टेट में हो, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन, तो यहाँ पर ही अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाद की लाइफ बहुत अच्छी है बेटा आपके पास, ओके, एक बार जॉब लगने के बाद गेटिंग। चलो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी थोड़ा मोटिवेशन आपको मिला रहेगा, ठीक है। तो इसके भी आपके पास बेटा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पर दो फॉर्मूलेज होते हैं। तो अगर आपका ये जो टॉलरेंस बैंड अगर आप 5% रखते हो, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई पेन? हाँ, यहाँ पर। तो बेटा अगर आप ये बैंड 5% रखते हो, तो जो सेटलिंग टाइम होता है वो आपको 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन, ओके। और 1/जीटा ओमेगा एन को ही बेटा हम आप क्या बोलते हो पता है? दिस इज नथिंग बट योर आपका क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, तो इसीलिए उन्होंने 1/3/T लिखा हुआ है। बट मैं बोलता हूँ कि आप 3 डिवाइड बाई जीटा एन ही लिखो, यही आपके काम की चीज़ है। व्हेन 5% टॉलरेंस इज एक्सेप्टेड। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे 2% ही टॉलरेंस बैंड चाहिए, तो बेटा 2% के लिए आपको 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन लिखना होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, 4 डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन आपका लिखा जाता है, दैट इज नथिंग बट 4 अपॉन टाइम कांस्टेंट, तो टी अपॉन ये रहेगा, क्यों? क्योंकि सर आपका टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/जीटा ओमेगा एन होता है बेटा, ये भी फॉर्मूला आपका ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, इन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, गेटिंग, ओके। और कभी कभी यही फॉर्मूला आप ऐसा भी यूज कर लेते हो कि सर सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 5/जीटा ओमेगा एन, ओके। तो देखो, ये टोटली डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने सॉरी जो आपका पेपर सेटर है भाई उसको क्या चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि टॉलरेंस बैंड अगर अच्छे से मेंशन है, तो आप अगर ये भी यूज़ कर लोगे, ये भी यूज़ कर लोगे और ये भी यूज़ कर लोगे, तो लगभग आपके आंसर सही ही आते हैं। याद रखना, मतलब सही मतलब नज़दीक ही आते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता है। तो आप 5 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन यूज़ करो, या फिर 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन यूज़ करो, या फिर आप 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन यूज़ करो, तो आपका लगभग आंसर सेम ही आएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा वरी ना करें। बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली अगर पूछा है 5% के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 2% के लिए तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर उसने 5% भी नहीं बोला, 2% भी नहीं बोला टॉलरेंस बैंड, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा बेटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम माई साइड, 5/जीटा ओमेगा एन, तो मैं ये यूज कर लेता हूँ अगर टॉलरेंस बैंड मेंशन नहीं किया रहता तो, ओके, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रूल है, ये वाला जो फॉर्मूला बेटा मैं गेट में यूज़ करता था, और हमें यही फॉर्मूला बताया गया था कि गेट में आप न्यूमेरिकल आता है तो आप यही फॉर्मूला यूज़ कर लेना। वैसे तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, बट दिस वन इज़ अ रेक्टिफाइड फार्मूला, ओके। लोग कंफ्यूज होने लगते सर ये कौन सा यूज़ करे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर टॉलरेंस बैंड मेंशन करेगा तो इसका यूज़ कर लेना करस्पॉन्डिंग, एंड अगर नहीं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ओके। देन बेटा नेक्स्ट, हाँ उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। देन हम आते हैं लास्ट, हमारा जो स्पेसिफिकेशन पैरामीटर है वो हमारे पास मैक्सिमम पीक ओवरशूट, जो कि हम पीएम से दिखाते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स मेजर्ड फ्रॉम द स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये होती है, जैसे कि आपके पास ये देखो, ये 1 स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, ये इससे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? दिस वन इज योर मैक्सिमम वैल्यू और नॉट? यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक बेटा? ये देखो, दिस वन इज योर मैक्सिमम वैल्यू और नॉट? यस।
तो यही आपके पास क्या है, यही आपके पास बेटा आपका होता है मैक्सिमम ओवरशूट। तो एम पी क्या है आपके पास, मैक्सिमम पीक ओवरशूट है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसका एक बेसिक सा और नन्हा सा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। इसको क्या करना है बेटा, आपको याद रखना है। तो इसको मैं फिर से एक बार लिख के देता हूँ। तो ये क्या होता है, एम पी मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जीटा पाई अंडर रूट ऑफ सॉरी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ये परसेंटेज में भाई, तो इसलिए मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, 100% आप ऐसे याद कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? शायद से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। यस। और यहाँ पर मैं और एक पॉइंट आपको लिख के देता हूँ, और वो पॉइंट ये रहेगा कि जब बेटा आपका जीटा की वैल्यू 0 रहेगी ना, तो ओवरशूट होगा क्या, खुद ही सोचो। तो अब नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्सप्रेशन भी देखते हो, ये देखो ना, कहाँ गया भाई, सॉरी, होगा, आई एम सॉरी, जब जीटा की वैल्यू 0 रहेगी, मैं क्या बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 100% ओवरशूट होगा ना, ये बराबर 100% ओवरशूट होगा कि नहीं होगा जब जीटा की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके भी ये चीज़ निकाल सकते हो। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ दे रहा हूँ कि जब जीटा की वैल्यू 0 रहेगी, तो आप बोलना सर जो मैक्सिमम ओवरशूट होता है वो आपके पास 100% होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख के देता हूँ कि सपोज हमारे पास जीटा की वैल्यू आपके पास होगी सपोज 1, तो ये बेटा यहाँ पर मैक्सिमम जो पीक ओवरशूट होता है वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टम कैसी है, क्रिटिकली डैम, और क्रिटिकल डैम में कोई भी ओवरशूट नहीं होता। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अब जब ग्रेटर देन 1 भी रहेगा आपके पास जीटा, तभी भी आपके पास मैक्सिमम पीक ओवरशूट आपका 0% ही होगा। अब इसी का मतलब होता है आपके पास नो ओवर ओवरशूट, कोई भी ओवरशूट यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो इस सेशन में मैंने इस टॉपिक को पूरी तरीके से पूरा मसल दिया है आपके लिए। तो देखो, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के मार्क्स आपको ला के देगा। अब देखो, थ्योरी तो मैंने करा दी है, बट न्यूमेरिकल करना आपका काम है। अगर आपको मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल इन द सेंस आपके एमसीक्यूज भी करा दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, तो सभी को पता है कि भाई बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, राइट। और इसका जो लिंक रहेगा वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके। और अगर किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट जो भी मैं वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए अपलोड कर देता हूँ, चाहे वो आपका महा ट्रांसफर रहे या फिर कोई भी एग्ज़ाम रहे, तो वो आप मिस ना कर पाओ। ओके, और ये आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जिन्होंने भी नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप एक कमेंट कर सकते हो कि सर हाँ, आप जो मेहनत कर रहे हो सर, वो हमें हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। और अगर आपको ये सेशन में कहीं पर भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, सर यहाँ पर नहीं समझी चीज़ें, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, तो आप मुझे बोल सकते हो। कोई भी गड़बड़, कोई भी परेशानी नहीं बेटा, क्योंकि सेशन लाइव करते हो सकता है कहीं पर मैंने कोई रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट सेक्शन तक आपको मेरी तरफ से रहेगा भाई बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, देन आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो बेटा। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, देन ओके, देन बाय एवरीवन।